Good morning, students. This is Nitin Jain, your commerce teacher. Today, we will study one important concept from Indian economy on the eve of independence. Students, जैसे कि आप पहले से इस बात के लिए अवेयर हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, इट मीन्स 1947, तो उस समय इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन क्या थी और भारत की पोजीशन कौन कौन सी कंडीशन को, कौन कौन सी सेगमेंटेशंस को बिलोंग कर रही थी। तो इस जानकारी को करने के लिए हमारे पास सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंडियन इकोनॉमी की ओरिजिनल पोजीशन क्या और कैसे थी। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को पढ़े जाने का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, उसका बेस पर्पज़ ये है कि इससे हम फैमिलियर हो पाएंगे, जानकारी हो पाएगा कि इंडियन इकोनॉमी 1947 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के ड्यूरेशन में क्या प्रकार की कंडीशन यहाँ बनी हुई थी। एंड सेकंड, अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट लीड टू अंडर डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो कौन कौन से कारण थे, फैक्टर्स कौन कौन से थे जिन्होंने अपना मेन लीड रोल प्ले किया फॉर द अंडर डेवलपमेंट, यानी कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ऐसी ग्रोथ, स्टैग्नेशन का मतलब होता है एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें कि हमारा बिजनेस रन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, और इस बिजनेस के अंदर में हमारे लोगों में जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है, एक एक्सट्रीम स्लो स्पीड को स्टैग्नेशन, यानी स्टैग्नेशन एक ऐसी स्थिति को बोलेंगे जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, या जो मूवमेंट है भी वो बिल्कुल ना के बराबर मामूली सा मूवमेंट। तो यहाँ पर हमें इस बात पर फोकस करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स बने, कौन कौन से कारण बने जिनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी के अंदर अंडर डेवलपमेंट हुआ, और अंडर डेवलपमेंट कम विकास हुआ, या फिर जो विकास हुआ उसकी रेट बिल्कुल स्टैग्नेंट थी, इसका मतलब बिल्कुल एक जगह स्टेबल बनी हुई थी। यहाँ इस वाले टॉपिक के अंदर में, इस वाली स्लाइड के अंदर में, वीडियोस में हम लोग कवर करने वाले हैं लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल्स। जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनी सिस्टम, कॉलोनिज्म डेवलप किया, तो यहाँ पर ऐसे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉलोनियल रूल्स की वजह से कौन कौन से कारण बने जिसकी वजह से ऐसा हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इसका क्या असर पड़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर असर, इसी तरीके से इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज़ के ऊपर में, फॉरेन ट्रेड के ऊपर इसका क्या असर आया, विदेशी व्यापार पर क्या असर पड़ा, डेमोग्राफिक कंडीशन और ट्रांजेक्शन्स, मतलब मेल फीमेल रेशो, बर्थ रेशोज में इसमें उस समय की पोजीशन क्या थी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लोग बागों का कारोबार करने का तरीका क्या था, क्या तरीके की स्थिति में, क्या प्रकार के बिजनेस में लोग वर्क कर रहे थे, और उसी के आधार पर नेक्स्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय पर यानी कि 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पर पूरे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या स्थिति थी। क्या आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किसी भी काम को करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत कंपलसरी होगी, जिनके बिना वो वर्क परफॉर्म होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे किसी एक दिन किसी एक गांव में एक नेताजी पहुंचे जिनको चुनाव लड़ना था, और गांव के लोगों से जाकर के बोले कि भाई तुम मुझे वोट दे दो, और तुम अगर मुझे वोट दोगे तो मैं तुम्हारे गांव में से जो भी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, गंभीर समस्या होगी, उसको मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूंगा। तुम सब लोग अपने गांव वाले मुझे अपने पूरे गांव की एक कोई बड़ी समस्या बताओ, छोटी मोटी समस्या मत बताना, जो पूरी समस्या ऐसी बताना जो पूरे गांव की समस्या हो, और मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा नेता बनते के साथ ही। तो पब्लिक मेंबर्स ने, गांव वालों ने अपनी आपस की छोटी सी मीटिंग करी और उन्होंने बताया कि नेताजी हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं आती है, तो तुम ऐसा करो कि लाइट की व्यवस्था हमारी करा दो, और अगर तुम हमें ये कमिटमेंट कर दो कि तुम नेता बन जाओगे तो तुम हमारे गांव में बिजली ले आओगे, बिजली की व्यवस्था चालू कर दोगे, तो हम तुरंत से आपको वोट दे देंगे। नेताजी बोले बस इतनी सी बात। अपने पीए से बोले भाई इनके गाँव का नाम और बिजली की समस्या नोट कर ले, और जैसे ही मैं नेता बन जाऊँ तुरंत सबसे पहले मुझे बता दियो ताकि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूँ। पब्लिक ने इलेक्शन डेज पर नेताजी को वोट दे दिया, नेताजी इलेक्शन में चुन लिए गए, और उसके बाद नेताजी भूल गए कि वो कौन से गांव में और कौन सी जगह पर कहां पर क्या कमिटमेंट करके आए थे। तो अब
तो पब्लिक की अप्रोच नहीं है कि पब्लिक नेताजी से पूछ पाए कि साहब नेताजी क्या हुआ हमारी बात का। एक दिन हाईवे पे जाम लगा हुआ था और नेताजी को किसी काम से हाईवे से आगे, किसी ज़रूरी काम से आगे जाना था। ड्राइवर नया था तो ड्राइवर को पता नहीं था, तो ड्राइवर ने गांव के कच्चे पक्के रास्ते से शॉर्टकट से निकल करके और मेन हाईवे पे कनेक्ट होने के लिए उसी गांव में से अपनी कार पास ऑन करी नेताजी के साथ। थोड़ी देर बाद गांव में शोर मच गया, नेताजी आए, नेताजी आए, नेताजी आए। और गांव के लोगों ने नेताजी को बिठा लिया और कहा नेताजी आज आप आए हो, बहुत खुशी की बात, यहाँ आइए, बैठिए, चाय पीजिए, दूध पीजिए, लेकिन अब आप जाओगे तभी जब बिजली आ जाएगी, क्योंकि हमारा आपका कमिटमेंट तो यही था। नेताजी बोले भाई मुझे तो अभी जाने दो और आगे का काम जरूरी है, लेकिन पब्लिक कह रही है कि नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, अब तो आप तभी जाओगे जब बिजली आ जाएगी। तो इस स्थिति में नेताजी ने अपनी जेब में से तुरंत से फ़ोन निकाला, नियर बाय पावर हाउस को बोला कि भाई ऐसा कर, सारे ज़माने की बिजली काट दे और बस यहाँ की बिजली चालू कर दे और 5 मिनट बाद मैं निकल जाऊँ, फिर तू जो करे वो करता रहियो, लेकिन मुझे तू यहाँ से फ्री कर और बिजली की व्यवस्था चालू कर। तो जो नियर बाय पावर हाउस का जो इंजीनियर है या जो भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उन्होंने कहा नेताजी आपकी बात को मैं बिल्कुल कतई मना नहीं कर सकता और आपने कहा है तो मैं ऐसा जरूर करूँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस गांव की तरफ की बिजली चालू कर दूंगा तो भी ये बिजली इस गांव में पहुंचेगी नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा कि तुम बिजली चालू करोगे बिजली पहुंचेगी नहीं? तो पर्सन ने बताया कि नेताजी बिजली पहुंचाने के लिए हमारे पावर हाउस से गांव तक में पहुंचाने के लिए पहले इलेक्ट्रिकल पोल होने चाहिए, बिजली के खंभे, और उन बिजली के खंभों पर वायर होना चाहिए और प्रॉपर ट्रांसफार्मर से उनमें कनेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद गांव के लोगों के घरों में उस कनेक्शन, उस पावर ट्रांसफार्मर से और इलेक्ट्रिकल पोल से उनके घरों में लाइट के बल्ब और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और बिजली के फैन होने चाहिए। तो अगर ये सब कुछ होगा तो लोगों के घर में बिजली जलेगी, तो लोगों के घर में लाइट जलेगी, तो लोगों के घर में उजाला होगा, हवा आएगी। इस समय इस गांव के अंदर में कोई इलेक्ट्रिकल पोल नहीं है, कोई वायरिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर इस एग्जाम्पल पर आपने समझा कि यहाँ पर इस गांव के अंदर बिजली पहुँचानी है तो आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टू वर्क करना पड़ेगा। तो आपने इस डिटेल में समझा कि आखिरकार ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि कारोबार, नेक्स्ट नंबर पर इसके अंदर फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, डेमोग्राफिक कंडीशन यानी मेल फीमेल रेशो सोसाइटी के अंदर में कितना डेथ रेट, कितना बर्थ रेट, कितना अदर कंडीशंस, वो इसमें आ रही हैं। नेक्स्ट नंबर पर इसमें आएगा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी लोग क्या तरीके का कारोबार करते थे, कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और कितने लोग दूसरी एक्टिविटीज़ में। और नेक्स्ट हमारे पास पढ़ने का है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी देश में 1947 इंडिपेंडेंस के समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन बनी हुई थी। स्टूडेंट्स इसके बाद से हमारे पास नेक्स्ट टर्म होगा इंट्रोडक्शन। इट मीन्स इस टॉपिक की शुरुआत। सो इसमें कहते हैं कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स इन इंडिया वॉज टू टर्न इंडिया। इंडिया को पूरी तरह बदलाव करने का एक उनका मोटिव था। अब देखो भाई, बदलाव करने की तो विजन सबकी अपनी अपनी है। कोई बदलाव किस तरीके से कह रहा है और कोई बदलाव किसी और तरीके से कह रहा है। तो बदलाव करने का जो विजन है वो सबका अपने अपने प्रकार का बात है कि आप बदलाव किस तरीके के करने की बात यहाँ करते हो। तो यहाँ पर में जो बदलाव की बात चल रही है उसमें टर्न करने का कॉन्सेप्ट, चेंज करने का कॉन्सेप्ट, बदलाव करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहा गया। तो यहाँ पर में इंडिया को जो पहले रॉ मटेरियल को सप्लाई करने वाला बना दिया गया, यानी पहले जो इंडिया विदेशों में फिनिश गुड्स बेचता था, अब इंडिया को टर्न कर दिया गया। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी, ब्रिटिश पॉलिसी के मुताबिक उनको इंडिया के अंदर बदलाव करना था, टर्न करना था। तो वो टर्न करना भारत के लिए एक दुखदायी टॉपिक बन गया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों को बदलाव करने की बात सामने रखी गई। बदलाव कैसे किया गया कि अब भारत को सप्लायर बना दिया गया और ये भारत रॉ मटेरियल को यानी कच्चे सामान को विदेशी मार्केट में पहुंचाने वाला एक मार्केट बन गया, यानी एक ऐसा बाजार, एक ऐसी जगह बन गया जहां पर कि ये सामान फॉरेन मार्केट के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही साथ ये कंज्यूमर बन गया जो फिनिश गुड्स के तौर पर सामान जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिक्चर्स अटैच की गई हैं और एक पिक्चर के अंदर एक शिप भर करके सामान दूसरी तरफ को जाने का डायरेक्शन है और जबकि दूसरी तरफ में सामान आने का डायरेक्शन है। तो ये पिक्चर्स इस बात का क्लियर रिफ्लेक्शन है कि फॉरेन कंट्रीज में से हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और फिनिश गुड्स हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो ये कॉलोनियल पीरियड की एक शुरुआत सिस्टम।
कॉलोनिज्म यानी कि विदेशी मार्केट किस प्रकार से या पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से था। सो यहाँ पर डिफाइन किया गया, कॉलोनिज्म रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक संबंध है और सामाजिक संबंध है, ये किन्हीं भी दो कंट्रीज में कौन से प्रकार से हैं, ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इज ए कॉलोनी। यानी एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूलिंग कंपनी थी और दूसरा जहां पर कॉलोनी बनाई गई, ब्रिटिश लोगों ने अपने रहने के लिए, अपने बिजनेस करने के लिए, अपनी रूलिंग सिस्टम को एप्लीकेबल करने के लिए जहां पर इन्होंने कॉलोनिज्म को फॉलो किया, इस स्थिति में कौन सी प्रकार की स्थिति बनी। तो कॉलोनिज्म एक सिस्टम माना गया जहां पर पॉलिटिकली एक सिस्टम डेवलपमेंट कर दिया गया और सोशल रिलेशनशिप माना गया इन बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में, जहां पर रूलर और दूसरी कंट्री जो सोसाइटी बना के बैठी थी उन लोगों की वर्किंग कंडीशन को हमने यहां पर हाईलाइट किया, इंडिकेट किया। The ruling country is not only has political control over the colony, जो रूलिंग कंट्री ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उनके पास केवल और केवल रूलिंग कंपनी वाले राइट्स तो थे ही थे, बल्कि उनको इकोनॉमिक पॉलिसी तय करने के लिए आगे के टाइम पर बिजनेस उस कंट्री में किस तरीके से होगा और आगे के टाइम पर इकोनॉमिक पॉलिसी क्या रहने वाली है, हो जाने वाली हैं, इन सारी बातों की डिटेल्स भी उसमें इंडिकेट कर दी गई ऑफ द डोमिनेंट कंट्री। यानी वहाँ के सारी इकोनॉमिक पावर्स सही मायनों में पॉलिटिकल कंट्रीज में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली जाने वाली है। इन केस ऑफ इंडिया, जब इंडिया हुआ तो अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी, इट मीन्स इंडिया, एंड द रूलिंग कंट्री दैट इज ब्रिटेन वाज रिजल्टेड इन अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर पेपर में इस बात को पूछा गया कि भारत के अंदर अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया होने के पीछे मेन रीजंस कौन कौन से थे, तो इस मेन रीजंस को आप यहां हाईलाइट करोगे तो यहां पर बता के आओगे कि इन केस ऑफ इंडिया द अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनी ऑफ द रूलिंग कंट्री ब्रिटेन एज वेल एज द रिजल्टेड इन द अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप इस ड्राइंग के अंदर में यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिकेट किया गया कि यहाँ पर एक ये ब्रिटिश पर्सन है और ये ब्रिटिश वाला पर्सन फॉलो कर रहा है ब्रिटिश एम्पायर्स के रूलिंग्स को, जो कि चेयर्स पर बैठे हुए हैं, जबकि इन लोगों को इंडियन एम्पायर्स और इंडियन किंग्स जो हैं वो अपनी तरफ से डोनेशन और अपनी तरफ से अमाउंट हैंड ओवर कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का सिस्टम है जहाँ पे इंडियन ट्रेजरी खाली हो रही है। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के पीछे क्या कंडीशन रही, इसको समझना है। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ सामान, इसकी विदेशी मार्केट में इंडिया के सामान की बहुत भारी डिमांड थी और खासकर इन द फील्ड ऑफ कॉटन। पेपर में पूछा जा सकता है कि बिफोर इंडिपेंडेंस भारत की तरफ से मेजर एक्सपोर्ट किन चीज़ों का होता था। तो जो मेजर एक्सपोर्ट होता था वो कॉटन का होता था, सिल्क टेक्सटाइल का होता था, मेटल गुड्स का होता था एंड प्रीशियस स्टोन, इसके अंदर में डायमंड्स और तमाम सारे प्रकार के एनामेल्स, जर्किन और दूसरे प्रकार के जो रूबी और जो अलग अलग प्रकार के शेफायर्स हैं, इनको मार्केट में सेल करने का कॉन्सेप्ट हमारा वर्क चलता था। तो ये हमारे इंडिया के मेन एक्सपोर्ट थे। अगर पेपर में पूछा गया कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट में बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे, तो आपको आंसर हाईलाइट करके दिया गया। यहाँ पे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल और प्रीशियस स्टोन वर्क की डिमांड जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी भारी अमाउंट में थी। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉय ए वर्ल्ड वाइड मार्केट, पूरे संसार का मार्केट इस पर बेस्ड था ऑन द रेपुटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। भारत से जो भी सामान खरीदा जाता था वो सारे के सारे सामान के अंदर में बिल्कुल बेहतरीन कारीगरी, क्राफ्टमैनशिप यहाँ देखने के लिए मिलती थी और ये क्राफ्टमैनशिप से विदेशी मार्केट में हमारे सामान की डिमांड बढ़ी हुई थी। लेकिन ये स्थिति तब थी जब बिफोर इंडिपेंडेंस। अब क्या हुआ कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसमें ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के समय पर क्या हुआ, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो परसू की गई, इकोनॉमिक पॉलिसी जो फॉलो की गई बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज कंसर्न मोर थी विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री एंड मोर देन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कंट्री।
साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है कि यहाँ पर में जो ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी थी, ब्रिटिशर्स की जो रूलिंग थी, उनका पूरी तरीके से फोकस था कि हर हालत के अंदर हम लोग मोर फोकस कर पाएं कि इंडियन इंडस्ट्री का जो हो सो होता रहे। मेन उनका ऑब्जेक्ट था कि ब्रिटेन इकोनॉमी आगे की तरफ में ग्रो करनी चाहिए, एनी कंडीशन एनी हाउ। तो यहाँ पर में इस कंडीशन में यहाँ सेकंड एक और बात है कि कंट्रीज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 1947 से पहले के समय पर वाज लेस देन 2% एंड ग्रोथ रेट पर कैपिटल वाज आउटपुट ओनली 0.5%, एक्सट्रीम पुअर। स्टैग्नेंट इकोनॉमी इसीलिए तो है कि जो ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी और पर कैपिटल इनकम केवल 0.5% यहां पर रह गई। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ड्यूरिंग सीजी, तो यहां ये क्या स्थिति बनी इस पे ध्यान देंगे। द सीजी नेवर मेड सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियन द कॉलोनियल गवर्नमेंट, सीजी मीन्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट कभी भी इसने इस बात के लिए कोई सिंसियर एफर्ट्स नहीं किए कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है, भारत की जो आय है वो, और उसके बिहाफ पर कैलकुलेट होने वाली पर कैपिटा इनकम समझते हैं, एक देश में जितने रुपए की इनकम हुई और उसमें से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पीपल्स और नंबर ऑफ सिटीजन्स इन दैट कंट्री। तो यहां पर इसको कैसे एस्टिमेट किया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, इस पर ब्रिटेन गवर्नमेंट का इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कोई उनका फोकस नहीं था और इन्होंने सारे के सारे उपाय जो किए वो केवल अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए किए। तो इसमें मेन नाम जिन लोगों ने अपना वर्क किया, इसमें दादाजी भाई नैरोबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे, विलियम डिग्बी, फ्रेंचले शिराज, डॉक्टर VKRV राव। पेपर में ये नाम लगभग हर बार आता है कि डॉक्टर VKRV राव का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। तो डॉक्टर VKRV राव और इनकी पूरी टीम ने ये जो नाम बोर्ड पर लिखे गए, इसमें दादाजी भाई नैरोबी, विलियम डिग्बी, फ्रेंचले शिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई, ये 5 लोगों की टीम ने मिलकर के देश में नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए अपना वर्क किया और उस इनकम को उन्होंने बताया कि वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म की जानी। एग्रीकल्चरल सेक्टर को लेकर के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या पोजीशन। सो इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स रिमेन फंडामेंटल एग्रेरियन। इंडियन इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी माना जाता था। खास कारण यह था कि इस समय पर, इस वाले ड्यूरेशन में, यहां जो इकोनॉमिक कल्चर था वो पूरी तरीके से पब्लिक, यानी मोर देन अबाउट 85% ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व थी केवल और केवल एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इतनी बड़ी गिनती केवल एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के अंदर वर्क में बेस है तो इस इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाएगा। तो भारत की इकोनॉमी 1947 के ड्यूरेशन में एग्रेरियन इकोनॉमी थी। अराउंड 85% पब्लिक गांव में, छोटे एरियाज में रहती थी और एग्रीकल्चर उनकी इनकम जनरेट करने का मेजर सोर्स था। एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड डिटोरिएशन। कुल मिलाकर के इस सेगमेंटेशन से लगातार इनको स्टैग्नेशन हो रहा था, इनकी इनकम कम हो रही थी और साथ साथ इनकी इनकम के अंदर डाउनफॉल क्रिएट हो रहा था। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से कंसर्निंग कुछ पुरानी वीडियोस निकाली गई हैं, पिक्चर्स निकाली गई हैं और उन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इंडियन फार्मर्स की पोजीशन क्या प्रकार की बनी हुई है। और फर्स्ट स्लाइड में भी आपको इसमें एक्सपीरियंस हो रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि फार्मर्स हैं वो बिल्कुल हैंडमेड टूल्स से वर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी वर्किंग। सेकेंड नंबर का जो इसके अंदर वर्किंग आप वीडियो हाईलाइट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वाली वर्किंग के अंदर में यहाँ पर में जो पिक्चर स्लाइड है उसमें मेंबर्स के पास कपड़े पहनने के कम है और खुले मैदान है और हैंडमेड टूल से मेंबर काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स अपने हाथ में एक फोर्थ वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि ये लोग अपने हाथ में एक हंटर नुमा कोई चीज़ रखे हुए हैं, वर्किंग कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स का पूरा टाइम खेलने कूदने में, घोड़सवारी में लगा हुआ है, जबकि जो फार्मर्स हैं वो एक साइड में, एक कोने में बैठे हैं। नंबर 1 जो पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें देख सकते हैं आप कि यहाँ पर में मेंबर्स की हालत ख़राब है। बिल्कुल सारा की सारा मेंबर जो है अंडर नरिश्ड बॉडी को बिलोंग कर रहे हैं और लगभग पूरी बॉडी में कुछ भी वर्किंग नहीं है। टैक्स का हाई बर्डन इनके ऊपर है और लोगों के पास इनकम की हालत ख़राब। तो एग्रीकल्चर सेक्टर कुल मिलाकर के आपने कई वीडियोस में समझा कि क्या प्रकार की पोजीशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक फिल्म एक एक करके आई हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर में और इनके सिस्टम को रिफ्लेक्ट करने वाली
तो रिसेंटली आपने एक फिल्म लगान देखी होगी, आमिर खान साहब ने बहुत अच्छे से इसमें काम किया, और इस फिल्म के आप बैकग्राउंड स्टोरी को देखेंगे तो देखेंगे कि इस पूरी फिल्म के अंदर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एनफोर्स किया गया फार्मर्स के ऊपर जो टैक्स था, उस टैक्स की वजह से पब्लिक परेशान थी, और इसी के लिए उन्होंने क्रिकेट मैच की बैट लगाई और उसके बाद उस बैट को जीत करके अपनी लाइफ के 3 साल सक्सेसफुल उन्होंने सिक्योर किए। सेम ऐसे ही एक पुरानी फिल्म है मदर इंडिया, और उस फिल्म के अंदर भी इसी तरीके का इंफॉर्मेशन है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन प्रोसीजर था उसी को ही इसमें हाईलाइट किया गया, डिफाइन किया गया। यहाँ से आगे है रीजन फॉर स्टैग्नेशन, यानी भारत के अंदर जो स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, या जो स्लो ग्रोथ रेट थी, या एक्सट्रीम पुअर ग्रोथ रेट थी, या फिर नो ग्रोथ रेट कह सकते हैं, इसके कौन कौन से कारण थे। तो नंबर 1 कारण था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जमींदारी व्यवस्था, सेटलमेंट करने की व्यवस्था बना दी गई। जमींदारी सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ, और इस जमींदारी सिस्टम की वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब जमींदारी सिस्टम एप्लीकेबल होने की वजह से जो फार्मर्स जिन जमीनों पर खेती कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस नए रूल के मुताबिक, जमींदारी सिस्टम के मुताबिक, अब खेतों में काम करने वाला फार्मर वर्कर ओरिजिनली उन जमीनों का मालिक नहीं रह गया, बल्कि उनकी जगह पर नए मालिक जमींदार कहलाने लगे, और जमींदारों की तरफ से की जाने वाली खेती को, एक्टिविटी को ही उन्हीं को इस जमीनों का मालिक मान लिया गया। साथ में यहाँ से इन फार्मर्स को रेंट देना पड़ा, और रेंट लेने का पूरा राइट अब जमींदारों के हाथ में चला गया, और ऐसा करने से इंडियन फार्मर की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, यानी अब फार्मर्स को इस चीज़ के लिए प्रमोट किया जाने लगा कि वो ऐसे सामान प्रोड्यूस करें जिनकी फास्ट कैश क्रॉप्स हों, और सामान को बना के मार्केट में तुरंत से बेचा भी जा सके। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, आपने पीएचई वीडियो में, स्लाइड में देखा था, पिक्चर में देखा था कि टेक्नोलॉजी में हैंडमेड टूल्स की वजह से फार्मर्स काम करने का एक वीडियो आपको पिक्चर दिखाया गया था, जो इंडिकेट कर रहा था कि फार्मर के पास एग्रीकल्चर करने के लिए कोई बहुत मॉडर्नाइज्ड टूल्स नहीं थे, वो केवल हैंडमेड वर्किंग कर रहे थे। पूरी की पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड थी, पूरी इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी, और एग्रीकल्चर बेस्ड था इरिगेशन पर। पानी जो बरसात के तौर पर मिलेगा उस पर बेस्ड था, इरिगेशन का लैकिंग था, सिंचाई की व्यवस्था, पानी खेतों में किसी ट्यूबवेल, किसी और सोर्स से खेतों में पहुंचाने की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं थी। तो इरिगेशन फैसिलिटी लगभग 0 थी, और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा खतरनाक फार्मर की पोजीशन बनी। लास्ट इसमें था निग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। लोग बाग ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑटोमेटिकली करते थे, और फर्टिलाइजर्स का यूज उन्हें पता ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक क्वांटिटी प्रोडक्शन आउटपुट वाली स्थिति नहीं थी, बल्कि लीस्ट क्वांटिटी प्रोडक्शन पे वर्क यहाँ हो पा रहा था। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये चीज फील की कि भारत की जो लैंड है, इसकी कैपेसिटी, फर्टाइल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, और इस फर्टाइल कैपेसिटी को हम अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट ने, भारत में जनरेट होने वाले इस सामानों को, और ख़ास तौर पर इसमें से रॉ मटेरियल, जिसमें कि खास तौर पे था कॉटन, रुई, इंडिगो, नील, और साथ में इसी पैटर्न के अंदर में इसमें था जूट, ग्राउंड नट्स, इन सारे सामानों को इन्होंने यूज़ किया, शुगर केन, गन्ना, इनको यूज़ किया कि हम इन सामानों को अपनी फैक्ट्रीज में ले जाएंगे, ब्रिटेन ले जाएंगे, और वहाँ पर फैक्ट्री लगा करके इस बढ़िया क्वालिटी के रॉ मटेरियल से सामान बनाएंगे। तो अब भारत में एग्रीकल्चर कॉमर्शलाइज हो गया, और फार्मर्स को इस बात के लिए फोकस करना पड़ा कि वो इस तरीके के सामान बनाएं। बाय ऑफरिंग हाई प्राइसेस, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने उन फार्मर्स को, पीसेंट्स, छोटे छोटे किसान, इंडियन पीसेंट्स, बहुत छोटे फार्मर्स, बहुत ही छोटे वर्कर्स, छोटे से मतलब जिनकी इकोनॉमिक रिसोर्सेस एक्सट्रीम पुअर हैं, तो भारत में उनको हाई प्राइस ऑफर किए गए अगर ये मेंबर्स कॉमर्शियल क्रॉप्स अपने खेतों के अंदर में प्रोड्यूस करते हैं इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट को भारत में होने वाले सामान से, खाने पीने से कोई देना लेना नहीं था, बल्कि उनको मतलब इस बात से था कि ब्रिटेन में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्री और मिल के लिए सुपर फाइन क्वालिटी का रॉ मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इस तरीके के रूल बनाए ताकि इंडिया के अंदर में फार्मर्स उन सामानों को प्रोड्यूस करे जो सामान वो फार्मर्स कॉमर्शलाइज क्रॉप्स में यूज हो सकें। द एक्सटेंट ऑफ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर वेंट सो फार टू मेक मैनी पीसेंट्स परचेज their food requirement from shop in the town।
इतनी खराब पोजीशन हो गई कि छोटे छोटे फार्मर्स जो मैनी पेशेंट्स थे, बहुत छोटे छोटे फार्मर्स थे, वो अपनी रिक्वायरमेंट का जो फूड मटेरियल था, खाने पीने का सामान था, उसको भी अपने खेतों में ना उगा करके अब बाजार में बिकने वाली दुकानों से वो अपने लिए गेहूं चावल जैसे छोटे छोटे सामान खरीद रहे थे। कुल मिला के आप समझ सकते हैं, एक पीसेंट है, छोटा सा फार्मर है, बहुत ही थोड़े से पैसे हैं और उसकी जमीन तो लग गई कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने में, इंडिगो और कॉटन और जूट उगाने में। अब उसे खाने पीने के लिए सामान चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, राइस चाहिए, तो कहाँ से लाएगा बेचारा। तो इसके लिए बाजार में 2 दुकानें थी, वहां से सामान लाना पड़ा और वो सामान उसको बहुत महंगे दामों में मिलने लगा। दिस फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीक्वेंट फेमाइन। फेमाइन मीन्स भुखमरी, फेमाइन इन द इंडिया। फेमाइन मतलब एक तरीके से अकाल पड़ जाना, कहीं पे कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं होना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर इस तरीके के फेमाइंस क्रिएट हुए और फूड की एक्सट्रीम शॉर्टेज क्रिएट हो गई। फूड की शॉर्टेज तो इसलिए क्रॉप हो गई ना, क्योंकि फूड तो जनरेट हुआ ही नहीं। प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स तो उन्होंने रोक रखा था ब्रिटिश ने, और फूड क्रॉप्स की जगह कौन सा वाला क्रॉप चालू कर दिया उन्होंने, जो कमर्शियल क्रॉप्स था। ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स, फार्मर्स को इस प्रकार के लालच दिए जाने लगे कि वो फूड क्रॉप्स छोड़ दें और कैश क्रॉप्स उगाएं, क्योंकि फूड क्रॉप्स में पता नहीं इरिगेशन हुआ कि नहीं हुआ, सही से प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और कैश क्रॉप में तो ये कि आपने खेती करी तो तुरंत से आपको सामान मिल जाएगा। तो कैश क्रॉप का बेनिफिट वहां मिल जाने का बेनिफिट आ गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत के अंदर में जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर पर क्या प्रकार का इंपैक्ट पड़ा वो अभी हम आगे जानेंगे। तो इंडिया could not develop its sound industrial base under the colonial rule। ब्रिटिशर्स के टाइमिंग के समय पर इंडिया का जो इंडस्ट्रीज थी, आप देख सकते थे एग्रीकल्चर में भी किस प्रकार के हैंडमेड गुड्स से काम कर रहे थे, हैंडमेड मशीन और मटेरियल से काम कर रहे थे। तो बड़ी फैक्ट्री के चलाने के लिए एक बड़ी भारी टेक्निकल स्किल, नॉलेज, पढ़ा लिखा होना और बहुत सारे सिस्टम को, बड़े सिस्टम को कंट्रोल मैनेज करने की स्किल्स होना, वो इंडियन फार्मर्स में या इंडियन सिटीजन्स में नहीं था। तो भारत के अंदर में इंडस्ट्रियल सेक्टर कुल मिला के अबाउट टू 0 पर था। इवेंट ऑफ कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन। इवन भारत का जो फार्मर था वो कॉमर्शलाइज क्रॉप्स, कैश क्रॉप में इन्वॉल्व हो गया और वो फूड क्रॉप को छोड़ गया, और इसी की वजह से भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसकी भी तबाही हो गई और वो भी मार्केट में नहीं चल पाया। नो कॉमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम, यानी अब यहाँ के मार्केट में इस प्रकार का कोई परमिशन नहीं था कि विदेशी मार्केट से कोई कॉमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ सके और वो इंडस्ट्री यहाँ पर कोई कारोबार पब्लिक के लिए प्रोवाइड करा सके। केवल और केवल एक चीज़ थी कि यहाँ का जो पॉसिबल आउटकम है वो फॉरेन कंट्री में बाहर चला जाए। दिस सेक्टर नीडेड मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसा करने से एक नुकसान ये भी हो गया कि अब ये जो सेक्टर्स थे इनको ज़रूरत पड़ने लगी, एक गंभीर समस्या सामने खड़ी हो गई कि अब मार्केट की जो डिमांड थी इसके लिए इनको मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, इनको आधुनिकीकरण करना पड़ेगा, नए प्रकार के सामान बनाने पड़ेंगे। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही तरीके का सामान ना बना करके अलग अलग प्रकार के सामान की जरूरत बनानी पड़ेगी, और इस सब कुछ को करने के लिए इनको अपनी फैक्ट्रीज में, अपने खेतों में, अपने कारखानों में नए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता और पड़ने लग गई। स्टूडेंट्स, अभी इस वाले वीडियो में हमने जानकारी किया कि 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन क्या प्रकार की थी, और इस इकोनॉमिक कंडीशन को जानकारी करने के लिए हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी कंडीशंस को जानकारी किया और एक एक करके हमने स्लाइड्स को स्टडी किया। तो यहाँ पर मैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। पेपर में पूछ रहा था स्टैग्नेंट इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जिसमें कि कोई ग्रोथ नहीं है, या अगर ग्रोथ है भी तो बहुत ही मामूली, बहुत ही कम है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में एक कोई नॉर्मल पर्सन सड़क पर एक्टिवा चलाता है तो वो एक्टिवा लगभग 30 से 40 किलोमीटर की एवरेज नॉर्मल स्पीड पे चलता है। अब अगर कोई पर्सन सड़क पे एक्टिवा चलाता है और वो चलाता है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भैया उसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह की स्पीड को स्टैग्नेंट इसकी स्पीड बोलेंगे, क्योंकि इसमें पर्सन का रनिंग मूवमेंट ना के बराबर। इसी तरीके से हमने पढ़ा यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स हैं। तो भारत के अंदर एक खराब समस्या जो ब्रिटिश कॉलोनीज ने, ब्रिटिश सिस्टम ने डेवलप कर दी कि उन्होंने भारत को टर्न कर दिया, भारत को बदल दिया। अब भारत सप्लायर बन गया रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बन गया फिनिश्ड गुड्स का, जबकि पहले के टाइम पर भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। नेक्स्ट नंबर पर हमने डिस्कस किया कॉलोनिज्म के वजह से नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि अनइक्वल रिलेशनशिप हो गए।
ब्रिटेन का पूरा ऑब्जेक्ट केवल और केवल इतना था कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, इंडियन मार्केट के अंदर में जो रूलिंग हो रही है वो अंडर डेवलप्ड इंडिया बने तो बन जाए और अंडर डेवलप्ड के अलावा बिल्कुल जीरो बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रिटेन ट्रेजरी जो है बढ़नी चाहिए। नेक्स्ट नंबर पर हमने डिस्कस किया लो लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिफोर ब्रिटिश रूल्स। तो बिफोर ब्रिटिश रूल्स भारत के अंदर एक मार्केट में पहचान थी, कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन्स, इन कामों की वजह से वर्किंग में पहचान थी और मार्केट में बड़े भारी इनकम का जनरेशन भारत को हो पा रहा था। कारीगरी के नाम पर भारत के काम की वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन थी। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिशर्स ने इस बात पर बिल्कुल फोकस नहीं किया कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बल्कि उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात में था कि इकोनॉमिक स्टेज ब्रिटिश गवर्नमेंट की किस तरीके से बढ़ेगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट और कॉलोनियल डेवलपमेंट के नाम पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को एस्टिमेशन के लिए कोई ब्रिटेन गवर्नमेंट का ध्यान नहीं था। फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट, दादाजी भाई नैरोबी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव और RC देसाई, ये लोगों की टीम ने मिलाकर के देश में नेशनल इनकम को जानकारी करने के लिए पहली बार एक प्लान बनाया। और आपको बता दूं कि यही वाला प्लान इतना ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ कि यही प्लान यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और थर्ड वन एक्सपेंडिचर मेथड, ये नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के प्लान बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए गए। ये प्लान बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से किसी भी देश के अंदर में इनकम को एस्टिमेट करने के लिए सही है। तो ये एक सिग्निफिकेंट बात जो भारत ने उस समय पर डेवलपमेंट कर दी। इंडियन की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर वाइज स्टैग्नेंट इकोनॉमी माना जा रहा था क्योंकि ये एग्रेरियन इकोनॉमी थी और लगभग 85% पब्लिक इसी इकोनॉमी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे कुछ स्लाइड्स आपको शो की गई, फिल्म्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए। स्टैग्नेशन क्यों हुआ इसका एग्जाम्पल जानकारी दिया गया। जमींदारी सिस्टम में जमीन के मालिक फार्मर्स मान लिए गए, फार्मर्स को ना मानकर जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। भारी भरकम टैक्स देना पड़ा और इससे इकोनॉमिक लॉस फार्मर्स को हुआ। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का काम बन गया और फार्मर्स की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई क्योंकि फार्मर्स को इस बात का लालच दिया जाने लगा कि आप फूड क्रॉप्स छोड़ दीजिए और इसकी जगह पर आप कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स को फॉलो करिए। कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, इसमें से कई मटेरियल इस प्रकार के थे, खासतौर पे इंडिगो। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिक को फोर्स कर रही थी कि आप इसको बनाइए, लेकिन इंडिगो प्रोड्यूस करने से फार्मर को तुरंत से कैश तो मिल रहा था, लेकिन अगले 3 से 4 साल के लिए लैंड की फर्टाइल कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही थी और इस एक्टिविटी में आगे का वर्क नहीं हो रहा था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हालत खराब थी क्योंकि अब भारत को इंडस्ट्री वाइज मॉडर्नाइज सेक्टर और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स के लिए इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जबकि पैसे तो जेब में थे ही नहीं। तो कुल मिलाकर के आपने इंडियन इकोनॉमी का आज एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है, एक्सपेक्टेड है कि आप आगे भी ध्यान से समझेंगे। और अगर कोई प्रकार का डाउट है तो जरूर से पूछिए, कमेंट कीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।